कैश फ्लो की शीट सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सब बच्चों को डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड। साफ साफ बोला है डायरेक्ट मेथड से करना है। ऊपर से एक तो मैंने उस दिन बोल दिया था कि इसमें फिगर थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे नहीं है, वो लाइन से ही, लेकिन वो टैब से खिसकाने में वो सारी फिगर्स ऊपर चली गई है, तो वो सुन लो पहले तुम लोग। उस दिन बता दी थी ये बात मैंने। फिक्स एसेट आपकी 2180 है, डेप्रीसिएशन आपका 1450 है, लाइन से चलना बस। उसके बाद फिक्स एसेट नेट करोगे 730 आएगी, माइनस करोगे तो 730 आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट 2500 है, इन्वेंट्री 900 है, लाइन से ही चलना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल 100 है, डेटर 1700 है, कैश इन हैंड एंड बैंक 200 है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 680 है, अरे 670 है। बस ये लाइन खींच देना ये फिगर से, और जैसे इधर है वैसे ही अगले साल है। इधर लाइबिलिटी साइड में कुछ भी मिसमैच नहीं है, वो ढंग से बनी हुई है। उसके बाद आपको एक P&L बना हुआ है जिसमें सेल है, COGS है और ग्रॉस प्रॉफिट है। पे टर्न करोगे, डेप्रीसिएशन है जो कि नॉन कैश आइटम है, एडमिन एक्सपेंस है जो कैश में होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी कैश में होते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी कैश में होती है, डिविडेंड इनकम भी कैश में होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमारे पास 140 रुपये आए हैं, नेट प्रॉफिट हमारा इतना है, इनकम टैक्स इतना है और ये इतना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है 250 के शेयर हमने इशू किए हैं और 250 के ही हमने डेप्ट इशू किए हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस में बोला गया है 400 है, जिसमें से 170 हमने पे किए हैं और 100 हमने पिछले साल के पे किए हैं। मैंने कई बार बोला है कैश फ्लो में इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने इस साल के पे किए हैं कि पिछले साल के पे किए हैं, इससे मतलब है। कैश फ्लो सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है कहाँ से कैश आया और कहाँ पे कैश गया, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है हार्डली मैटर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड हमने इतना पे किया है, TDS हमारा इंटरेस्ट के 300 रुपए में हमारा TDS भी कटा हुआ है 40 रुपए का, ये एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर हमारी फिक्स एसेट जो है वो 350 की हमने एक्वायर करी है, मतलब परचेज करी है और पेमेंट सारी कैश में करी है। प्लांट 80 का था जिस पे डेप 60 का लग चुका था, वो 20 रुपए में बिक गया। डेटर और क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के हैं, और किसके होते हैं तो उसके ही होते हैं, तो ये लाइन का कोई रिलेवेंस नहीं था 7th वाले पॉइंट का। करते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। वर्किंग नोट बनाएंगे वहां पे। नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय डायरेक्ट मेथड। अब सुनते जाना बच्चों ध्यान से। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने कहा था सबसे पहले सेल आती है, कैश सेल। कैश सेल इसमें है नहीं, सारी सेल क्रेडिट है, तो सीधे सीधे क्रेडिट सेल ले लो। सेल्स बताओ कितनी है। अब इसमें ऐड होते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और इसमें से लेस होते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्या लेस होते हैं? क्लोजिंग ट्रेड। तो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर बैलेंस शीट में होंगे, कितने हैं? बराबर, और लाइन खींच के उल्टी सुल्टी मत ले लेना। कितने? 1200 1700। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्या आ गया? इसको मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूं। कितना? 30,150। अब मेरी बात सुनो, इसमें और कोई डायरेक्ट इनकम होती है तो वो आती है। अब डायरेक्ट इनकम होती है तो P&L में दिख जाती है, तो P&L में देखो तुम लोग है ना, पहले लिखने पे फोकस मत करो, फोटो वोटो ले लेना, समझो इसको बराबर से। ठीक है, फिर लिखते रहोगे फिर मतलब नहीं निकलेगा कुछ, फोटो ले लेना, आराम से लिखना, घर पे लिखना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डेटर से आ गया 30,000 रुपया। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा था एनी अदर डायरेक्ट इनकम। वैसे मैंने आपको कहा था डायरेक्ट इनकम कमीशन ही होती है बस, अगर हो तो P&L में देख लो कोई डायरेक्ट इनकम होगी तो मिल जाएगी। नहीं दिख रही तो मतलब कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है। तो ये इसको ही मैं A दे देता हूँ, ये मेरा पैसा आ गया। अब B, कहाँ पे पैसा जाएगा, तो उसके लिए चाहिए होती है परचेज। अब एक बार P&L में देखो परचेज है, सेल के बाद क्या है?
कॉस्ट ऑफ सेल थोड़ी चाहिए, मुझे तो परचेज चाहिए। तो आपको ये बात भी लिखा रखी है मैंने कि कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो तो उससे परचेज निकाल दिया करो COGS के फॉर्मूले से। तो ये बना देता हूं मैं वर्किंग नोट 1। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं इसमें। कॉस्ट ऑफ सेल बताओ कितनी है? 26,000। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में होंगे प्रज्ञा, अरे प्रथा, मना कर रहा हूँ बेटा, फोटो ले लेना ना, आराम से घर पे लिखना, समझने पे ध्यान दो। कितना है? 900। यार चेक कर लेना बैलेंस शीट में, उल्टे सीधे उल्टे, तुम तो सीधे ही बता रहे हो ना। 1950 जीरो और ये 900, इधर आके प्लस होगा, इधर आके माइनस होगा, परचेज आ जाएगी 24,000। ये परचेज 24,950। ऐड करेंगे इसमें वही ओपनिंग ट्रेड पेएबल और लेस करेंगे क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। ओपनिंग ट्रेड पेएबल और ये बैलेंस शीट में होंगे क्रेडिटर्स 1890, 150 मात्र। तो ये आ गया पेमेंट टू सप्लायर। कितना आया? 26,000। कितने बच्चों का यहाँ तक सही था? इतना किसने किया था? 1 2 3 4। इतना भी सिर्फ 4 बच्चों ने किया था। क्यों भाई मुझे बताओ, अब इतने में क्या दिक्कत आई पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि फिर तो कंसेप्ट में ही बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे। ये इतना सा भी सिर्फ 4 बच्चों का सॉल्व हुआ था। मतलब ऐड ओपनिंग करना है, लेस क्लोजिंग करना है, ये तो फॉर्मेट का पार्ट है। सेल गिवन थी, सिर्फ परचेज गिवन नहीं थी। वो वर्किंग नोट भी मैंने लिखा रखा है कॉपी में कि अगर परचेज ना हो तो COGS के फॉर्मूले से परचेज निकालना। तो फिर इसमें डाउट क्या आया ये बताओ मुझे। नहीं आया मतलब कराई नहीं। तो यहां तक क्यों नहीं आया मैं तो ये कह रहा हूं, अब जो होगा वो तो आगे होगा। अभी यहां तक मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं, यहां तक कितने बच्चों का आया? तो सिर्फ 4 बच्चों का आया। मतलब डेटर ऐड करना है, क्लोजिंग डेटर लेस करना है, ओपनिंग क्रेडिटर ऐड करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर लेस करना है। पर सेल गिवन थी क्वेश्चन में, सिर्फ परचेज गिवन नहीं थी, COGS गिवन था, COGS से परचेज आ गई बस। और ये सब कॉपी में लिखवा रखा है, सब फॉर्मेट के अंदर सब। तो पढ़ने से पहले एक बार फॉर्मेट रीड किया था कि ऐसे ही शीट लेके बैठ गए थे। बच्चों ये तो वो चैप्टर है जो तुम 12th में पढ़ के आए हो। भी अमाल मिशन आएगा, ब्रांच आएगा, कंसोलिडेशन आएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा, फिर इतने सारे ये से। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ कराऊंगा, मैं तो सारे ही करा दूंगा। बस मुझे बुरा इस चीज का लग रहा है कि यहाँ तक की स्टेप भी तुम लोगों से क्यों नहीं हुई। मुझे तो डैम श्योर हूँ कि कुछ बच्चों ने तो ट्राई नहीं किया। तुमने ऐसा तो नहीं किया ना ये बड़ा है चलो छोड़ो इसको। इसको भी दे देते हैं। अब बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो लेते हैं। अब फॉर्मेट में बताया था मैंने तुम्हें, बाकी सारे खर्चे आते हैं एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि P&L बना हुआ है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वहाँ से छाटे जा सकते हैं। तो COGS के बाद देखना, COGS के बाद कौन सा खर्चा है? डेप्रीसिएशन, ये तो नॉन कैश होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ये लेंगे। इंटरेस्ट ये उधर जाता है फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट इनकम ये इन्वेस्टिंग में जाती है। डिविडेंड इनकम ये भी इन्वेस्टिंग में जाती है। तो बस अब हमें क्या लेना है इसमें? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यहाँ ले लो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। अरे यार, और इसमें भी हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि अगर आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो तो उसके एडजस्टमेंट करने हैं। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला ऐड है, क्लोजिंग वाला लेस है, प्रीपेड ओपनिंग वाला लेस है और क्लोजिंग वाला ऐड है। तो बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है कि नहीं है? नहीं है तो बस सीधे सीधे ले लो। एडमिन एक्सपेंस कितने हैं? 910। इसको सी दे देता हूँ मैं, ये खर्चे हो गए। टैक्स पेड आता है सबसे लास्ट में।
अब जो जो हम ले चुके हैं उस पर टिक लगाते जाओ, मैं याद रहे कि ये चीज़ का एडजस्टमेंट हो गया। सेल हमने ले ली, कॉस्ट ऑफ सेल ले ली, ऊपर से हमने डेटर ले ली है, ऊपर से हमने क्रेडिटर ले ली है, ऊपर से हमने इन्वेंट्री ले ली। उसके बाद हमने इधर से एडमिन एक्सपेंस ले लिया। डेप हमें लेना नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम लोग लेंगे किस में, फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग में, डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग में। लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखी है। आपको बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैश फ्लो में आती है, लेकिन जहां होगी वहीं आएगी। अब ये किससे मिला है, अर्थक्वेक से सेटलमेंट मिला है। देखो अब अर्थक्वेक आने से हमें पैसा मिला है, तो ये किसी से तो बिलोंग करता नहीं स्पेसिफिक, तो जो नहीं करता वो फिर ऑपरेटिंग में ही आता है। इसका कुछ नहीं है, उसका ऑपरेटिंग है। कहाँ ले ओवर, फाइनेंसिंग में तो ले नहीं सकते, वहां तो उधार मांगते वो आता है। इन्वेस्टिंग में कुछ बेचते तो आता है, ये तो कुछ बेचा भी नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, तो इसको कहाँ लेंगे। सर लेना जरूरी है क्या, नहीं लोगे तो कैश फ्लो कैसे टैली होगा। आज अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे 140 रुपए देकर गई है, तो वो 140 रुपए मैंने रिसीव तो किए है ना। अब उसको अगर मैं किसी भी एक्टिविटी में नहीं दिखाऊंगा तो कैश फ्लो टैली नहीं होगा, क्योंकि पैसा आया है मेरे पास, पैसा आया है तो कहीं पे दिखाना पड़ेगा। तो ये ऑपरेटिंग में ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आएगा लास्ट पूरा बन जाएगा उसके बाद। अब टैक्स के लिए कुछ बोला है, इनकम टैक्स 300 रुपए दे रखा है, नेट प्रॉफिट के नीचे इनकम टैक्स कितना दे रखा है, 300। मैंने आपको कहा था इनकम टैक्स में जब भी प्रोविजन वगैरह हो तो अकाउंट बना लिया करो। तो बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, है इनकम टैक्स पेएबल कितना है, तो मैं अकाउंट बना लेता हूं, वर्किंग नोट 2 इनकम टैक्स पेएबल, क्रेडिट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना, अकाउंट मैंने बताया था तुम्हें बिल्कुल सिंपल बनता है, बाय बैलेंस बीडी, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता है, यहाँ टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताओ टैक्स, 1000 और 400। यार उल्टे हैं, तुम सीधे बता रहे हो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब नेक्स्ट कितना आपको इनकम टैक्स बैलेंस शीट क्वेश्चन में P&L में दे रखा है 300। अब आप मुझे बताओ ये 300 सिद्धार्थ, ये 300 जो P&L में दे रखा है, इस अकाउंट में गिनती की 4 चीज आती है। ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बताया था फॉर्मेट के वक्त, यहाँ आता है बाय P&L जो हम चार्ज करते हैं, यहाँ आता है टू बैंक जो हम पे करते हैं। तो ये जो 300 रुपए है ये बाय P&L वाला है कि टू बैंक वाला है, श्योर है, पे करा है, हाँ। ये 300 जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है, ऊपर हेडिंग क्या है, हेडिंग। अबे P&L में 300 दे रखा है तो वो बैंक वाला होगा, बाय कहां से लिया ये 300 मैंने, तो P&L में चार्ज किया है मैंने 300 रुपए, पे कहां से आ गया इसमें। और P&L में कोई भी चीज पेमेंट वाली नहीं आती है, अक्रूड वाली आती है। आज अगर सैलरी आपने 12 महीने की पे नहीं करी तो भी P&L में तो 12 महीने की आएगी, पे भले आपने 10 महीने करी है, तो बेसिक्स है। रेंट अगर आपने 12 महीने का पे नहीं किया, 10 महीने का पे किया, फिर भी P&L में तो पूरे 12 महीने का आएगा। तो ऊपर अगर P&L लिखा हुआ है तो P&L मतलब वो खर्चे जो हमने P&L में चार्ज किए हैं, तो P&L में मैंने कितना दिखा रखा है 300। अब पे कितना करा है वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है, कितना आएगा। लेकिन इसके लिए एक TDS की इंफॉर्मेशन थी, वो पढ़ लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन थी, पढ़ो बराबर। पहली लाइन दूसरी लाइन तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की दी, फिर डिविडेंड पेड बाद में आएगा। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड इंक्लूडेड इन द टैक्स एक्सपेंस ऑफ 300 अमाउंटेड टू 40। अब देखो मतलब ये जो 300 था ना, इसमें हमने वो 40 को इंक्लूड करा है। अब अगर आपका बैलेंसिंग फिगर से ये आ रहा है 1300 में से 400 गए कितने, 900, तो 40 रुपए सरकार ऑलरेडी आपका टैक्स डिडक्ट कर चुकी है, तो अब आपको 900 थोड़ी पे करने हैं, 40 तो वो लोग काट चुके हैं, तो अब आपको 860 ही पे करने हैं। तो पहले यहाँ लिखो 2 TDS ऑलरेडी 40 डिडक्ट हो चुका है, और 2 बैंक, अब जो बैलेंस पे करना है वो कितना करना है, 860। ऐसे होगा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अभी मुर्सा सर भी तुम्हें टैक्स में बता ही देंगे। बहुत सारी हमारी इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर सरकार पहले ही TDS काट लेती है, जिस पे सरकार ऑलरेडी TDS काट चुकी है, तो हमें अब नेट अमाउंट सरकार को जमा कराना है। पूरा जमा हमारा बन रहा था 900 रुपए जमा कराना, लेकिन 40 रुपए तो आप ऑलरेडी हमारा TDS काट चुके हो, तो अब हमें आपको कितना जमा कराना है, 860, ठीक है। तो TDS वाली एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपको नहीं भी आई होगी तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये नई चीज है, ठीक है। बट स्टिल ये आ जाना चाहिए था, ठीक है, आराम से आ जाना चाहिए था ये।
चलो देखो आगे इस पे टिक कर लो, फोर्थ एडजस्टमेंट ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब क्या बचा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेना है और टैक्स पेड। भाई ये आउटस्टैंडिंग है और ये नहीं है ना, कुछ भी देख लिया ना तुमने, मैंने देखा नहीं है क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी नहीं है, तो ये 910 आ गया। अब डी नंबर पे मैं टैक्स पेड ले लेता हूँ एज पर वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट 2 कितना है 860 और इसको मैं दे देता हूँ डी। क्या दे देता हूँ डी। अब मैं ले लेता हूँ नेट कैश फ्लो और ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी। ए में से ये सब हटा देना, तो इसमें से ये सब हटा के बताओ बस कितना 1690। अब ऐड करो लास्ट ही लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 140 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1830। इसमें मैंने इंडिविजुअल आंसर्स दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। पॉज कर 1 मिनट। हेलो हेलो नेक्स्ट। अब बनानी है हमें बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम। अब बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अकाउंट वगैरह बनते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है? तो वो अकाउंट वगैरह बराबर से देखते चलना। आपको सबसे पहले फिक्स एसेट देखो कितनी कितनी दे रखी है। कॉस्ट पे तो दे रखी है 2180 और 1920 और प्रोविजन दे रखा है 1450 और 1060 का, ठीक है? अब नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई एसेट को सेल परचेज करने की इन्फॉर्मेशन है। एक तो बोला है कि फिक्स एसेट 350 की तो एक्वायर करी है और एक बोला है 80 की चीज थी जो 60 का डेप्थ था 20 में बेच दी। मतलब परचेज की भी इन्फॉर्मेशन है और सेल की भी है। तो मेरे हिसाब से जब परचेज और सेल की इन्फॉर्मेशन होती है तो अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर तो बचना नहीं चाहिए। फिर भी अपन सेवा साइड बना लेंगे। तो अपन अकाउंट बनाते हैं पहले तो प्लांट का क्रेडिट और डेबिट और फिर बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेब्ट का क्रेडिट और डेबिट। फटाफट से मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बताओ। इसका ओपनिंग 1910, क्लोजिंग 2180, इसका ओपनिंग 1000 और इसका क्लोजिंग 1400। ये ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। अब नेक्स्ट हेलो 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 यस, परचेज के लिए बोला था कि परचेज करिए तो यहाँ आएगा टू बैंक। कितने परचेज करिए? 350, ठीक है बच्चों? अब बोर्ड पे देखो। अब सेल भी करिए तो मैंने आपको कहा है जब भी सेल करते हैं अपन इसको तो अकाउंट कैसे बनता है कि जितने में सेल करिए वो तो आता है बाय बैंक, जितने का प्रोविजन लगता है जितने का, क्योंकि ये प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम, तो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ आएगा बाय पीएफडी, बाय जितने का भी प्रोविजन हमने मेंटेन किया है। तो आपकी एसेट की वो सेल वाली लाइन पढ़ो, ठीक है? 80 की थी और अभी तक इस पे डेप लग चुका है 60 का, तो प्रोविजन फॉर डेप में आएंगे 60 और बेची कितने में है? तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 80 में से 60 का डेप लग गया, 20 की चीज 20 में बिक गई। प्रॉफिट या लॉस? अच्छा एक और बात बताऊं आपको, अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो P&L में दिखता, पर हमने अभी पूरा P&L रीड किया, उसमें डेप था, ये था, वो था, लेकिन ना तो प्रॉफिट ऑन सेल था ना लॉस ऑन सेल था। ये भी एक ऑब्जर्वेशन अपनी तेज रखना। अगर यहाँ प्रॉफिट या लॉस हुआ होता तो P&L में भी वो रिफ्लेक्ट होता, लेकिन वो नहीं है, साला नो प्रॉफिट। दोनों से ये चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, अब ये अपने आप टैली हो रहा है क्या? टोटल करो इसको, 80 में ये जोड़ो, तो बहुत बढ़िया बात है, होना भी चाहिए था। अगर मान लो ये टैली ना होता तो फिर क्या करते? जैसे इधर वाली साइड ज्यादा आती तो एडिशनल परचेज मानते, और इधर वाली साइड ज्यादा आती तो एडिशनल सेल मानते हैं, वो भी नो प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है? अब डेब्ट का अकाउंट भी टैली होना चाहिए। यहाँ अगर मैंने बाय पीएफडी लिखा है
तो यहाँ 2 प्लांट आएगा, कितने का? 60 का। और यहाँ करंट ईयर का डेप आएगा। बैलेंसिंग फिगर से बताओ कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर से बता रहे हो कितना? अब ये 450 P&L में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। हो रहा है? सब चीजें कड़ी से कड़ी मिली हुई है, बराबर देखते चलना। हो गया ये अकाउंट फालतू बनाया, इससे बैलेंसिंग फिगर से कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, बस तसल्ली के लिए कि ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब ले लो यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट, फॉर्मेट याद है सबको? सेल कितने में हुआ है? 20 रुपये में। फिर ले लो परचेज ऑफ प्लांट 350। एक तुम्हें इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम थी जो तुम्हें आई लिखा था तुमने, तो देखो इंटरेस्ट इनकम कितनी थी? 300 मेरे को तो 200 दिख रही है। डिविडेंड इनकम तो 300 है ना? 300 और 200। अब नीचे इसका कोई एडजस्टमेंट हो तो वो पढ़ो। पहले में नहीं था, दूसरे में इंटरेस्ट एक्सपेंस का था, तीसरे में डिविडेंड पेड का था, चौथा टीडीएस मैंने पढ़ लिया, पांचवा टीडीएस के लिए बोला था वो डिविडेंड रिसीव पे कटा है। किस पे कटा है? टीडीएस। तो आपका डिविडेंड रिसीव कितना है? 200, और उसके ऊपर टीडीएस कितना कटा है? 40। रूल ये होता है कि जिसका टैक्स होता है वो वहीं पे आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि डिविडेंड रिसीव 200 और फिर टैक्स डिडक्टेड 40, क्योंकि टैक्स तो कटा ही है मेरा, तो वैसे ही दिखाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे दिखाओ पहले डिविडेंड रिसीव कितना, और टीडीएस इसके ऊपर। अब देखो बच्चों, एक ही बात पड़ गई। आपका बैलेंसिंग फिगर से 900 आया था, आपने 860 तो ऊपर डिडक्ट कर दिया, टीडीएस हटाने के बाद 40 इधर डिडक्ट कर दिया, आपकी जेब से टैक्स तो 900 का ही गया है, 900 का टैक्स आ गया। अगर मैं उधर टीडीएस 40 की एंट्री नहीं दिखाता, पूरे 900 दिखा देता, तो 40 इधर भी माइनस करने थे तो डबल काउंटिंग हो जाती, एक ही टैक्स 2 बार डिडक्ट हो जाता। इसीलिए उधर 860 डिडक्ट हुआ ताकि इधर 40 डिडक्ट हो जाए। ओवरऑल हमारी जेब से तो 900 रुपए ही गए हैं। बोलो। नहीं, P&L में हम लोग अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। अक्रूवल बेसिस पे जितना डिविडेंड हमें मिलना चाहिए ये वो है 200। टीडीएस कट के दूंगा तो मतलब वो आ जाएगा जो कैश में आया है। हम अकाउंटिंग कैश बेसिस पे नहीं करते, किस बेसिस पे करते हैं? अक्रूवल। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको? 200 रुपए का डिविडेंड अगर P&L में दे रखा है तो ये वो डिविडेंड है जो हमें मिलना चाहिए, ये वो डिविडेंड नहीं है जो हमें मिला है, ये वो है जो हमें मिलना। 200 रुपये हमें मिलना चाहिए तो ये 200 रुपये है। ठीक है, अब इसमें से 40 का टैक्स कट गया तो हमारे हाथ में तो कितने आए? 160। ठीक है, ये क्लियर है। 40 यहाँ डिडक्ट हो गए, 860 वहाँ डिडक्ट हो गए। ओवरऑल टैक्स हमने सरकार को कितना जमा कराया? 900 रुपये का। नेक्स्ट टिक करते जाओ जो जो कर लिया हमने। ठीक है, अब इंटरेस्ट इनकम, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ले लो, बैलेंस शीट में है तो पढ़ो। इंटरेस्ट ओपनिंग में कितना था? इंटरेस्ट कहाँ है? एसेट में, लायबिलिटी में? एसेट में है ना? हाँ सुनो, एसेट का मतलब है हमें पैसे लेने हैं, यही हुआ एसेट का मतलब, हमें पैसे। लायबिलिटी में होता तो हमें पैसे देने। प्लीज सामने देखो। अब इंटरेस्ट के क्या एडजस्टमेंट है? ओपनिंग में 0 था और क्लोजिंग में कितना हो गया? इसका क्या मतलब निकला? P&L में आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 200, तो 200 पूरे रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी एसेट साइड में 100 आ रहे हैं। इसका मतलब 100 अभी रिसीव करने बाकी है, तो रिसीव हमने सिर्फ 100 ही किए हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा कितना? 100। ये चीज 300 है तो 200 कर लो। ये सबसे बेहतरीन चीज है और क्वेश्चन करते वक्त हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज लो, डिविडेंड लो, इंटरेस्ट लो, कुछ भी लो, उसका एडजस्टमेंट देख लो साथ के साथ। एक साथ तो सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती, लेकिन हाँ, अब जैसे मैं इंटरेस्ट पढ़ रहा हूँ तो एक बार अपनी आदत ये बना लिया करो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले पूरा एक बार पढ़ा करो। जैसे अभी मैंने पढ़ा था तो हमें याद रहता है कि किस जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्या मतलब हुआ कि ये इंटरेस्ट अभी रिसीव करना बाकी है। तो आप अगर P&L में दिखा रहे हो 300, फिर बोलूंगा P&L किस पे बनता है? अक्रूवल बेसिस पे। तो हमें रिसीव करना था 300, लेकिन अभी 100 रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब 200 रिसीव हो गया। तो 300 में से 100 गए, रिसीव कितने हो गए? 200। इसको नेट करो कितना हो रहा है। एक बार बैलेंस शीट में देख लो, और भी कोई एसेट तो नहीं है। एक बार बैलेंस शीट में देखो, फिक्स एसेट मैंने ले ली, फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2500 सेम है शायद, है ना? तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेंट्री ये तो लेनी, मतलब ले ली मैंने।
फिक्स एसेट में ले चुका, डेप में ले चुका, फिक्स एसेट ले चुका, इन्वेस्टमेंट ले चुका, इन्वेंट्री ले चुका, इंटरेस्ट रिसीवेबल इसका कर लिया मैंने, डेटर में ले चुका, कैश बाद में आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी बाद में आएंगी। अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी को वो मानूं तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी, और अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं मानूं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में आएगी। क्योंकि अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचता हूं तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, और मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदता हूं तो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। किस एक्टिविटी में आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, कब रिडीम हो रही है मार्केटेबल सिक्योरिटी? 1 महीने बाद, तो कोई मतलब ही नहीं है। लाइबिलिटी साइड में देखो, ये तो सब फाइनेंसिंग की आइटम है, सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट का एक्सपेंस ये फाइनेंसिंग में आएगा, इंटरेस्ट इनकम मैंने ले ली, डिविडेंड इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने ले ली। इसके बाद ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस बाद में लूँगा, डिविडेंड पेड, टीडीएस, फिक्स एसेट की एंट्री मैंने कर ली, इसकी मैंने कर ली, 80 की चीज़ मैंने 20 में बेची थी, 20 मैंने ले ली है, डेटर क्रेडिटर 7th वाला पॉइंट काम का नहीं था, मेरे हिसाब से पूरा हो गया। नेट कर लो इसको, कितना आ रहा है? 30 रुपये प्लस में। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको देंगे बड़ा वाला बी, कितने? 30, और इसके पहले ये आया था बड़ा वाला ए 1830, सॉरी अब आते हैं सी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग की सारी माल मटेरियल आपको लाइबिलिटी साइड में दिख जाएगा। लाइबिलिटी साइड खोलो, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है आपके पास? लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी था, एडजस्टमेंट पढ़ो। बोला था 250 के शेयर रेस किए हैं, और वो दिख भी रहा है हमें, क्योंकि 1250 से कितने हो रहे हैं? 1500, और 250 के शेयर रेस किए, तो यहाँ आएगा इशू ऑफ शेयर्स, कितने? 250। उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद देखो क्या है, लॉन्ग टर्म डेप। लॉन्ग टर्म डेप 1040 से कितने हो रहे हैं? 1010, और इसके लिए भी एडजस्टमेंट था। क्या एडजस्टमेंट था? कि ये भी 250 के क्या हुए हैं? रिडीम हुए हैं, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो इसका लॉजिक समझो, मुझे बताओ ओपनिंग में मेरे डेप कितने थे? 1000, और भाई कह रहे हैं 250 के इशू हुए हैं, तो प्लस कर लो 250, कितने हुए? 1200, इतने होने चाहिए, लेकिन क्लोजिंग में है कितने? कितने हैं? इसका मतलब बाकी के रिडीम हो गए 180। तो यहां ले लो इशू ऑफ डेप, और साथ में ही ले लो रिडम्पशन ऑफ डेप। ये ले लो 250 और ये ले लो 180, तो ओवरऑल 70 रुपये हमारे पास आए हैं। अब अगर आप मान लो नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ना भूल जाते हैं और सिर्फ डेप का इंक्रीज डिक्रीज नेट करके लेते तो भी आपका आंसर सही होता, बट वो स्टेप मार्किंग के नंबर कट सकते थे। कैसे? ओपनिंग में डेप कितने थे? 1040, और क्लोजिंग में कितने हो गए? 1110, तो 1110, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 70। तो हमें ये दिखता कि 70 के इशू है, क्योंकि बढ़ रहे हैं मतलब इशू है, तो हम यहाँ इशू ले लेते 70, और 250 में से 180 जाएगा तो 70 ही नेट बच रहा है, तो वो 70 का ही इफेक्ट आता। तो अगर मैं भूल जाता, लेकिन अगर मैं ये गलती करता कि यहाँ से भी दोनों का नेट उठाता और 250 नीचे लिखा हुआ है तो वो भी लेता, 250 भी लेता, 70 भी लेता, फिर गलत हो जाता, फिर पूरा गलत, फिर मैच भी नहीं होता। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जेब में 70 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, क्योंकि इशू करके हमारे पास 250 रुपये आए, रिडीम करने में हमारे 180 चले गए। और ये चीज़ एक बार वापस समझ लो, ओपनिंग में हमारे 1040 थे, भाई कह रहे हैं 250 के इशू करे हैं, तो मैंने इशू कर दिए। इशू करने के बाद ये 1290 बचने चाहिए, लेकिन भाई तो कह रहे हैं 1110 ही बचे हैं, तो बाकी के 180 मतलब और रिडीम हो गए। ये इशू और ये रिडीम, टिक करते जाना जो जो चीज़ हो गई। इशू ऑफ शेयर भी ले लिया मैंने, रिडीम भी ले लिया। इशू ऑफ शेयर हो गया, लॉन्ग टर्म डेप हो गया। अब इंटरेस्ट पेएबल की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेएबल में ऑलरेडी ले चुका हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग में आता है ऊपर, कितना था इंटरेस्ट एक्सपेंस? 400। इन 400 के लिए कोई लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है वो पढ़ो। इसमें से 170 तो हमने ड्यूरिंग के पे किए हैं और 100 हमने प्रायर पीरियड के पे किया। अरे कभी के भी पे किए हो। 170 और 100 कितने होते हैं? 270 पे किए हैं 400 में से, तो 400 में से 270 जाए तो 130 अभी भी बचने चाहिए। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 130 बचना चाहिए इंटरेस्ट पेएबल। कितना बच रहा है?
230 बच रहा है। पहले ओपनिंग में कितना बच रहा था? हाँ तो बस, तो फिर हो गया ना। ओपनिंग में 100 बच रहा था, तो वो 100 हमने अभी तक पे नहीं किया, और क्लोजिंग में वो 230 हो गया। तो वो कैसे हुआ, एक बार सामने देखो। 400 के इंटरेस्ट हमने P&L में दिखा रखे हैं, नीचे इंफॉर्मेशन में बोला है 400 में से 170 तो इस साल के और 100 पुराने वाले हमने पे कर दिए। तो 170 और 100 कितने होते हैं? 270। तो 400 में से अगर आप 270 पे करोगे तो 130 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? बैलेंस शीट में कितने बच रहे हैं? 230। कैसे? क्योंकि ओपनिंग में 100 ऑलरेडी बचे हुए थे और 130 इस साल के और बचे, तो 100 और 130 हमारा कितना बैलेंस आ रहा है? 230 रुपए हमने अभी तक पे नहीं किए। अब एक मिनट, जो हमने पे नहीं किया उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ इंटरेस्ट पेड लेना है। तो हमने इंटरेस्ट पे कितना किया है वो ले लो। कितना है इंटरेस्ट पेड? 270। 170 प्लस 100। हाँ बेटा बोल। ऐसे समझो, ओपनिंग बैलेंस 100 एड चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 400 लेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड 170 प्लस 100 270 बैलेंस, तो भी वही आएगा। 500 में से 270 गए। ऐसे समझ लो। फिर सुन लो, ओपनिंग में कितना बकाया चल रहा था? P&L में इस बार कितना चार्ज किया? तो टोटल देना कितना निकल रहा है? दिया कितना है? बकाया कितना है? ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कितने पे किए मैंने? 270। अब बैलेंस शीट में और क्या क्या है देखो, एक भी चीज छूटी है तो टैली नहीं होगा। क्या? शेयर कैपिटल मैंने ले लिया, लॉन्ग टर्म डेट ले लिया, क्रेडिटर ले लिए, इंटरेस्ट पेबल ले लिया, इनकम टैक्स ले लिया। इसके बाद नीचे आता हूँ अगर मैं, तो शेयर कैपिटल मैंने ले लिया, डेप मैंने ले लिया, पहला हो गया, टिक कर लो। सेकंड एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिया, टिक कर लो। थर्ड एडजस्टमेंट डिविडेंड पेड, ये नहीं लिया, ले लो डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितनो छे? 1200 पेड मतलब माइनस, और ये इंटरेस्ट पेड ये भी माइनस। आगे चौथा एडजस्टमेंट टीडीएस का मैंने कर लिया, पांचवा एडजस्टमेंट फिक्स्ड एसेट कर लिया, छठा कर लिया, सातवां काम का नहीं था। हो गया है मेरे हिसाब से पूरा। बैलेंस करो इसको। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसको मैं दूंगा बड़ा वाला सी। प्लस माइनस बराबर करना, 1100 प्लस माइनस माइनस का, सामने नजर बनाए रखना। ये मरा खा गया है एक तो, दिमाग खराब। ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आ जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना? सॉरी, बैलेंसिंग फिगर वाली चीज नहीं लिखी मैंने। टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का टोटल ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड करूंगा मैं ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग और क्लोजिंग के कैश बैलेंस शीट से बताओ मुझे। बैलेंस शीट में मार्केटेबल को लेके बताना, दोनों को जोड़ के बता रहे हो कितना, और क्लोजिंग का बताओ 800, तो दोनों का डिफरेंस। अब वर्षा ने ये चीज़ दी है तुम्हें आंसर में, अब इससे क्या तुम टैली करोगे? तो सबका ही आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, ये ओपनिंग है, अरे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ दोनों का डिफरेंस ही तीनों एक्टिविटी का टोटल होता है। अब हमारा तीनों एक्टिविटी भी यही आना चाहिए, तो 30 प्लस में है, और ये हमारी आई थी 1830, तो 1830 और 30 जोड़ो, 1860 में से 1150 हटाओ, टैली। ठीक है, सही है, फोटो ले लो। फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ छोटा सा ही है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन, यूजिंग द डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैश बैलेंस इफ ओपनिंग फिगर वाज दिस 1.55 मिलियन। मतलब ओपनिंग का कैश कितना है? 1.55 और आपको कौन सा निकालना है? तो बच्चों तीनों एक्टिविटी का टोटल करूं, उसमें ओपनिंग कैश ऐड करूं, क्लोजिंग आ जाना चाहिए।
तो तीनों एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तीनों एक्टिविटी के मुझे कुछ खास इसमें इंग्रेडिएंट्स दिख नहीं रहे हैं, बहुत छोटा सा है। एडिशनल शेयर्स है, कैपेक्स नया शब्द आया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स एसेट खरीदी होंगी इन्होंने। क्या खरीदी होंगी? फिक्स एसेट। प्रोसीड एसेट बेच के पैसा आया है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, गेन ऑन सेल है, नेट इनकम है, और आपको इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स दे रखे हैं, मतलब डेटर बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, इसकी इंफॉर्मेशन से किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ना तो ओपनिंग डेटर है, ना क्लोजिंग डेटर है, ना ओपनिंग क्रेडिटर है, ना क्लोजिंग क्रेडिटर है, ना सेल है, ना परचेज है, सिर्फ नेट प्रॉफिट है। तो मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में गिवन हो डायरेक्ट से करो, डायरेक्ट से ही करना है। जिसमें गिवन ना हो तो इनपुट चेक करो और देखो कि डायरेक्ट लग सकता है या इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सीधे ही बनती है। चलो, नेट इनकम है, अकाउंट रिसीवेबल है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। इनडायरेक्ट मेथड शुरू होता है कहां से? नेट प्रॉफिट से। कितना है नेट प्रॉफिट? 3.30। ये सारी फिगर इन मिलियंस है। अब इसमें ऐड होती है सारी नॉन कैश आइटम। तो सबसे पहले नॉन कैश आइटम ऐड होंगे। डेप्रीसिएशन है आपको कितना? 0.75। कितना है? इसके बाद ऐड होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब यहां पे दे रखा है गेन फ्रॉम डिस्पोजल, तो गेन बोला है लेकिन है वो ब्रैकेट में, मतलब माइनस में, मतलब वो लॉस है। और आपको फॉर्मेट में बताया है लॉस ऑन सेल भी ऐड होता है क्योंकि नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना है? 1.20। ये भी ऐड होगा। टिक करते जाओ, जो जो चीज लेते जा रहे हो टिक जरूर करना इसमें, नहीं तो इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है बच्चों से कि कुछ लेना भूल गए। क्वेश्चन में ही तो आंसर होता है पूरा, उठा उठा के पटकना है ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। ठीक है, और बराबर मुंह से बोल बोल के करना जैसे मैं कर रहा हूं। ये ले लिया, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसमें इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से, सबसे ज्यादा, जबकि ये 12th में भी पढ़ते हैं। एक ही चैप्टर है जो 12th में पढ़ा हुआ वापस आता है, बाकी कोई चैप्टर नहीं है, सब नए हैं पूरी बुक में। पूरी बुक नहीं है, एक ही चैप्टर है। 12th में भी बोलता हूं मैं ये चीज कि बहुत जबरदस्त चैप्टर है। ठीक है, वहां भी बच्चों से मिस्टेक होती है। लिख लिख के करो, और वो चैप्टर सबसे अच्छे होते हैं जिसका आंसर हमें करते वक्त पता चल रहा है। एटलीस्ट हमें पता है कि हमें गलत करा है क्योंकि हमारा टैली नहीं हुआ, तो स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन बचता है हमारे लिए। बाकी तो हमने कर लिया, फिर तो हो गया, सही होगा, मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो टैली होता है पूरा। ये हो गया, नेट इनकम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया। उधर आओ, शेयर वेयर बाद में आएंगे, ये बाद में आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर बोला है, क्या बोला है? अब इसमें अभी कुछ डिविडेंड से रिलेटेड ही बेटा तू कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? ऐड करने से नहीं आ रहा है ना आंसर, ठीक है, और तूने ऐड नहीं करा है, और तेरा डाउट क्या है कि ऐड करना चाहिए। सही करा है तूने, डाउट गलत है तेरा। सुन, पढ़ो, डिविडेंड डिक्लेयर बोला, ठीक है, क्या बोला? डिविडेंड डिक्लेयर। अभी ये डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको P&L से चार्ज नहीं किया होगा, इससे उसने उसको ऐड भी नहीं किया, समझ गई? और ये अगर फाइनेंसिंग में लेस हो रहा है और फिर आंसर आ रहा है तो वो भी गलत है। ये फाइनेंसिंग में लेस भी नहीं होगा एज पर रीसेंट अमेंडमेंट। ये शीट का क्वेश्चन है और ये इंस्टीट्यूट में आए हुए क्वेश्चन है, तो उस समय ये अमेंडमेंट नहीं था डिविडेंड वाला। अब डिविडेंड का क्या रूल है? एक और क्वेश्चन में लगेगा ये रूल, अभी लास्ट में 8th 12th में भी लगेगा, उसमें भी तुमने सही किया होगा, लेकिन वो एज पर अमेंडमेंट किया होगा। सुन लो बराबर, पहले रूल ये था कि डिविडेंड डिक्लेयर होते ही P&L से चार्ज हो जाए और जो पे करोगे वो फाइनेंसिंग में लेस हो जाए। अब रूल ये है कि डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का ही लेस होगा। जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो ना ऐड होगा ना लेस होगा, वो कंप्लीटली इग्नोर होगा, ना ऑपरेटिंग में आएगा ना फाइनेंसिंग में। लेकिन ये पुराने समय का आंसर था तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो उस समय आया था अमेंडमेंट आने से पहले, तो मैंने शीट में चेंज नहीं किए हैं।
लेकिन मैं बता रहा हूं अब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो क्या फॉलो करना है आप लोगों को, वही रूल, क्या कि डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में लेस, करंट ईयर का डिविडेंड कंप्लीटली इग्नोर होगा, उसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे करंट ईयर का ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, तो ना तो ये ऐड होगा ना लेस होगा, लेकिन इससे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि पुराने टाइम का है, इसलिए इसको तो अभी जैसे कर रखा है आंसर लाने के लिए वैसे करेंगे, बट चीज याद रखना, लिख भी लेना कहीं पर, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया, डिविडेंड लेना ही नहीं है, कैपेक्स, इश्यू ऑफ शेयर, नेट गेन ऑन सेल। अब इंक्रीज इन डेटर, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, बच्चों क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें, इंक्रीज इन डेटर मतलब एसेट बढ़ रही है, अच्छी चीज है, लेस होती है, तो लेस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने 1.5 लेस होगा। अभी मैं इसमें वो लंबा चौड़ा पूरा नहीं लिख रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ही तो एडजस्टमेंट है, क्या लिखूं, सीधे कर लो। टैक्स पेड हो तो लेस कर दो, टैक्स पेड है नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सिंपल, कितना 3. ए दे देते हैं इसको। हाँ बेटा, हाँ बोल बेटा। हाँ बेटा, इंटरेस्ट लगाने की बोली है ना, लगा ले, जितना इंटरेस्ट तू यहाँ ऐड करेगी उतना फाइनेंसिंग में लेस भी होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले ले इंटरेस्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है इसमें, तो उस हिसाब से अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है। लेना चाहे इंटरेस्ट ले ले, जितना इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में ऐड करोगे उतना इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। चलो आगे देखो, टिक करते जाना, जो जो चीज़ ले ली, 1 हो गया, 2 हो गया, अब इंक्रीज वाली चीज़ भी ले ली, अब रिडम्पशन तो उधर आएगा, शेयर्स उधर आएंगे, कैपिटल उधर आएगा, फटाफट फटाफट बना लो जल्दी जल्दी। अब सेकंड में कौन सी बनेगी, इन्वेस्टिंग, जल्दी जल्दी देखो, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड, कितने में सोल्ड करिए 1.60। एक चीज और सुन लो इसमें, अभी इसने बोला है प्रोसीड फ्रॉम एसेट सोल्ड, अगर ये बोलता कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड तो मतलब ये कॉस्ट है और ये लॉस हुआ है, तो वो लॉस इसमें से माइनस करके नेट लेता। समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। अभी मैं तुम्हें बोलूं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट 2 लाख और ऊपर दे दूं गेन 20,000, तो ये प्रोसीड में पलक ध्यान दे ले इधर। अगर मैं आपको बोलूं प्रोसीड 2 लाख है और ऊपर बोलूं गेन हुआ है आपको 20,000 का, तो प्रोसीड नीचे दे रहा हूं 2 लाख की, तो प्रोसीड में वो गेन आ गया है। लेकिन मैं आपको ऊपर दे दूं गेन हुआ है 20,000 को, नीचे बोलूं कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 2 लाख, तो ये जो एसेट बिकी उसकी सिर्फ कॉस्ट है 2 लाख, उसमें वो 20,000 का गेन शामिल, तो आप 20,000 का गेन भी ऐड करना, तो प्रोसीड आएगी 2,20,000। और वही अगर ऊपर 20,000 का लॉस होता तो प्रोसीड आती 1,80,000। ये बात याद रखना, तो वहां प्रोसीड वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, वो प्रोसीड है। अगर कॉस्ट गिवन होती तो उसमें गेन या लॉस का भी एडजस्टमेंट होता, शब्दों का खास ध्यान रखना। प्रोसीड गिवन है, प्रोसीड 1.6। अब ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई एसेट वेसेट खरीदी होगी, कितनी 9.90, ये लेस होंगे, बस 2 ही चीज़ें इसमें, टिक कर लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोसीड हो गई, डिविडेंड डिक्लेयर भी हो गया क्योंकि इसका कुछ करना ही नहीं, लास्ट में लूंगा। एडिशनल शेयर और डिविडेंड बाद में आएंगे। हाँ कितना आएगा ये, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज्ड है तो यूज लिख दो। यूज्ड आएगा। और अब तीसरे नंबर पे बनेगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर था एक, तो इशू ऑफ शेयर्स कितने का 6.50 और एक डिविडेंड पेड। ये पुराने एडजस्टमेंट से कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ डिक्लेयर है तो ना तो ये फाइनेंसिंग में आता ना ऑपरेट, लेकिन अभी आप फाइनेंसिंग में लोगे आंसर नहीं आएगा क्योंकि पहले क्या रूल चलता था, जो डिक्लेयर हुआ है वो ईयर एंड पे हो जाता है, तो पे हो जाता है तो इसी साइकिल में ले लो। अब क्या रूल है, इस साल का डिविडेंड कहीं पे भी मत लो, पिछले साल का डिविडेंड ही फाइनेंसिंग में, फिर बोल रहा हूँ लेस करो, और पिछले साल का डिविडेंड ही ऑपरेटिंग में ऐड करो। इस साल का प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड डिक्लेयर को कहीं भी मत लो एज पर न्यू अमेंडमेंट। और ये बात मैंने अभी AS4 में भी बताई तुम लोगों को, कंटिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट।
उसमें भी तो बात करी अपन ने, प्रपोज डिविडेंड का बाकायदा पैरा था उसमें कि ये चेंज आया है, तो अब तो एज भी पड़ी रहे साथ में, कैश फ्लो में भी ये चीज़ है, बराबर याद रखना। चलो और क्या है इसमें, डिविडेंड पेड कितना है 0.5, और कुछ है, रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2.50, ये रिडम्पशन से पैसा जाएगा, कैश फ्लो इधर भी यूज है नहीं, इधर फ्रॉम ही आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आएगा 3.50। अब टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी 1.05 माइनस में, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैश कितना है, उसमें से जाएगा तो ये आएगा आपका क्लोजिंग कैश कितना 0.5 ही आएगा 0.50, ठीक है। फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट 8th पूछा है आप लोगों ने, 7th भी पूछा है आप लोगों ने, और 8th पूछा है। 7 और 8 फोटो ले भाई इसका, जल्दी ले। दिव्यांश पॉज कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी ईयर पहले तो सीधे है, प्रमोदा लिमिटेड 10 लाख और 12.5 लाख, कैपिटल रिजर्व 0 से 10,000 हो रहा है, P&L है, लॉन्ग टर्म लोन है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। नीचे बोला है डेप्रिसिएशन लैंड पे 20,000 का लगा है, कुछ इन्वेस्टमेंट 10,000 के प्रॉफिट पे बिकी है जो कैपिटल रिजर्व में चली गई है, तो वो कैपिटल रिजर्व में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ऊपर देखो कैपिटल रिजर्व पहले 0 था, अब 10,000 हो गया। पहले कैपिटल रिजर्व कितना था 0, अब कितना हो गया। ये जादू से नहीं आया है, कहाँ से आया है, इन्वेस्टमेंट बेचकर। अब इससे क्या सीखने को मिला, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बेचकर कैपिटल रिजर्व में चले गए तो इसका ये मतलब हुआ कि वो 10,000 P&L में नहीं गए, और जो पैसा P&L में नहीं गया वो एड लेस करना ही नहीं है, जो हम करते हैं ना, गेन ऑन सेल माइनस लॉस ऑन सेल प्लस, ये कुछ भी करना नहीं है। आगे इनकम टैक्स हमने प्रोवाइड किया है, अंडरलाइन करो, प्रोवाइडेड है, अभी अकाउंट बनेगा इसका। और एक मशीन 2,25,000 में हमने परचेस करी है, जिसमें से 1,25,000 कैश में दिए हैं, बाकी शेयर्स में दिए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, विद इन 10 to 15 मिनट्स ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहले अपन लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ देखो वर्किंग नोट 1, पहले बनाऊंगा मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। किसका बनाऊंगा, एकदम जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD, यहाँ आएगा टू बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग कितना है 17 में और 18 में। प्रोवाइडेड है मतलब बाय P&L दे रखा है, P&L कितना प्रोविजन हमने प्रोवाइड किया, प्रोवाइडेड है, पेड नहीं है। कितना प्रोवाइडेड है, ठीक है 55,000, तो वो 55,000 बाय P&L आ जाएगा, तो बाय P&L में ले लो कितने 55, और 1000 बार बोला अकाउंट 4 लाइन का बनता है, 1 2 3 अप टू बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से कितना 45,000। और लगे हाथ एक और अकाउंट भी बना लो, क्योंकि मशीन भी बेची है तो मशीन के भी अकाउंट बनेंगे। इस सब फॉर्मेट के अंदर है, मशीन के अकाउंट बनाना, ये करना वो करना, ठीक है। चलो कहाँ है लक्ष्य, तू भी एब्सेंट था ना क्लास में जब ये समझा रहा था, है ना, तू भी कहाँ था उस टाइम पे, कहीं था तू बाहर। दोनों जने जाके सबसे पहले सारे फॉर्मेट की वीडियो देखना। मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है 4 या 5 वीडियो तो सिर्फ इनको समझाने की है, तो पहले वो देखना, फिर ये होंगे। 5 लाइन से ढंग से भगाना मत बिल्कुल भी, और एक एक चीज को उतारना पहले, फिर आएंगे। हाँ यही कह रहा हूं मैं, बुद्धि है ना, तो यही सब समझाया उसमें। ये अकाउंट बनाना, ये मशीन का अकाउंट बनाना, हर चीज है उसमें, फिर होगी ये, ऐसे थोड़ी होगी। चलो इनकम टैक्स पेड हो गया। अब मशीन के लिए बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन हमने परचेज करी है, तो पहले ऊपर मशीन का बैलेंस देखो कितना है 750 और 920। और बच्चों क्या तुम्हें मशीन के साथ प्रोविजन दिख रहा है, लाइबिलिटी में देखो दिख रहा है, नहीं है,
मतलब कंपनी प्रोविजन मेंटेन नहीं करती, तो नॉर्मल अकाउंट बनेगा। नॉर्मल अकाउंट बनेगा बिना प्रोविजन के, मशीनरी का अकाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। बोर्ड पे देखो, सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 7,50,000। यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना 9,20,000, ओपनिंग क्लोजिंग। अब अकाउंट में क्या आता है, परचेज करते हैं तो यहाँ आता है टू बैंक, परचेज करेंगे टू बैंक नहीं, 2,25 में से उसने 1,25 ही कैश में दिए, बाकी शेयर दिए हैं, तो टू बैंक लिखूंगा 1,25 और शेयर दिए हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर देता हूं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो मशीन डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मशीन में लिखूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर दिए है मैंने, कितने के शेयर दिए, 10,000 दिए, एक 10 का है तो 1 लाख के शेयर्स। मशीन बढ़ गई 2,25 से, बैंक कम हुआ 1,25 से, और 1 लाख से मेरी शेयर कैपिटल बढ़ गई। एंट्री बनी ये, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनी एंट्री और उसकी पोस्टिंग कर दी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ये वाला टिक कर दो, ये वाला हो गया, इनकम टैक्स वाला हो गया। एक इन्वेस्टमेंट बेची थी तो इन्वेस्टमेंट का भी अब अकाउंट बना देता हूँ, और लैंड एंड बिल्डिंग 20 की हमने राइट ऑफ करी थी, लगा रहा हूँ 1 मिनट, अभी देख लो डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा नहीं लगेगा, टोटल करो इसका, उधर कम हो रहे तो डेप लगेगा, बाय डेप। बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कितना आएगा, बैलेंसिंग, ये बन गया। ठीक है, अब एक अकाउंट और बना लेता हूं मैं, वर्किंग नोट 3 इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बेची है, तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ मुझे, टू बैलेंस बीडी, कितना 1 लाख, बैलेंस सीडी कितना 50,000। अब वो इन्वेस्टमेंट बेचने वाली लाइन पढ़ो, बोला है इन्वेस्टमेंट 10,000 के प्रॉफिट में बिकी है, बोर्ड पे देखो 1 लाख से 50 हो गई तो 50 की इन्वेस्टमेंट बिक गई, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और बोला है 10 के लाभ में बिकी है तो 60 में बिकी होगी, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, कितना, इन्वेस्टमेंट पे डेप तो लगता नहीं है, तो डेप तो मान नहीं सकता, सेल ही मानूंगा, और बोला भी है सेल हुई है तो कुछ मानने वाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से 50 मतलब 50 की सेल हो गई, कितने में 60, 10 का लाभ हुआ है। अब 10 का जो प्रॉफिट होता है मुझे कायदे से मैं प्रॉफिट P&L में डालता हूं, लेकिन यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल, क्योंकि बोला है इसने कि हम किस में डालेंगे, कैपिटल में। ये भी हो गया, अकाउंट क्लोज। अब और कोई बना तो यहाँ बनाएंगे। अब शुरू करते हैं अपन लोग। पहली एक्टिविटी बनेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग बनेगी इसमें इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए फिर बोलूंगा सेल परचेज सब कुछ चाहिए, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड। वैसे भी सिर्फ बैलेंस शीट बनी हुई आया है तो इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होगा वो। इनडायरेक्ट मेथड शुरू होता है हमारा किससे, नेट प्रॉफिट से। तो सबसे पहले लूंगा मैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में ही दिखेगा, देखो कितना है 80,000, ईयर सीधे हैं 80,000। ऐड करूंगा इसमें मैं नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम पहले मैं अकाउंट बना रखे मैंने। सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 55,000, कितना 55,000। फिर यहाँ मशीन में ले लेता हूँ मैं, डैप लगाया है मैंने तो डैप ले लेता हूँ, कितना डैप भी कितना है 55,000। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों डिस्कस कर रहे हो, बोलो। हाँ किसका, 4 लाख। वेरी गुड पीयूष, क्या बात है। पॉज कर दो इसको, पॉज कर दो। अच्छा हुआ वीडियो पॉज रखी मैंने। भाई तुम्हारे जो हाई लेवल डाउट है वो सॉल्व। सिद्धार्थ भाई बड़ू में आगे 80 आएगा ना इधर, चलो तेजस्वी लोग हैं। चलो ये हो गया। हाँ हाँ क्या बोल रही बेटा, 55 ही तो आया, ये तुमने ही तो बताया, तो लूंगा ना मैं अलग से। अब आगे देखो, आगे बोला है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है, कितना है 20। अब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट नहीं बनाया
क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग में ये चीज सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है, बनाने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग देखो ओपनिंग में कितनी थी 4 लाख और 20 का डेप लग गया तो कितनी बची 380। तो क्या अकाउंट बना उसका, दिख ही रहा है कि 20 का डेप लगा है, ना तो सेल है ना परचेज है। तो अभी मैं ले लेता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये मशीन के ऊपर था, कितना 20,000। आगे पढ़ते जाओ, टिक करते जाना। पहला एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिया, दूसरा मैंने पढ़ लिया, तीसरा मैंने पढ़ लिया, चौथा एडजस्टमेंट मैंने एडजस्टमेंट सारे पढ़ लिए। ऊपर से अब सीधे सीधे लेते चलेंगे अपन लोग। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम ऐड होती है, मैंने तीनों चीजें ऐड कर दी, टैक्स भी ऐड कर दिया। अब मेरी बात सुनो कान खोल के, अभी जल्दबाजी मत करना। मैंने ऐड वेड सब कर दिया ना, इसके बाद भी तुम बैलेंस शीट में नजर फेरना, कभी गुडविल राइट ऑफ हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, तो बैलेंस शीट में एक एक चीज देख लो। लैंड बिल्डिंग मैंने ले ली, मशीन मैंने ले ली, इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी। स्टॉक डेटर ये मैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी में करूंगा। इधर इक्विटी शेयर लायबिलिटी में आएगी, कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में आएगा, P&L मैंने शुरुआत में ले लिया, लोन लायबिलिटी में आएगा, अरे सॉरी लायबिलिटी क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंसिंग में आएगा। सुंदरी क्रेडिटर्स ये भी ऑपरेटिंग में आएंगे, कहाँ आएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने बना लिया 60 और 50, सही लिया था ना। अब हाँ जी हाँ 1.30 और प्लस करके 2.10 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर अब ऐड और लेस। चलो करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे आओ। करंट एसेट में स्टॉक जल्दी लिए तो तुम बता दो यार, स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या होगा, ऐड होगा, कितना 20। उसके बाद क्या है, डेटर, डेटर क्या हो रहा है, बर्थडे तो क्या होंगे, लेस होंगे, कितने हैं। फिर क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अच्छी चीज है, तो ये भी क्या होंगे, ऐसे होंगे। क्रेडिटर 1 लाख। क्रेडिटर के बाद क्या है, बस सिर्फ क्या लेते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, उसमें भी कैश नहीं लेते हैं। टिक करते जाओ, टिक बराबर करते जाओ। डेटर ले लिया, स्टॉक ले लिया, कैश बाद में लूंगा, क्रेडिटर ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 20 तो ऐड में है और 1.20 लेस में। यहीं से टैक्स पेड भी ले लेता हूँ, ये लाइन नहीं लिख रहा मैं, लेस टैक्स पेड कितनी 45,000 और ये मेरा फाइनल आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, 65,000। तुम्हारा 65 ही आ रहा था, सेम आएगा ना, सेम ही आएगा ना बेटा। वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर ऐड हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो वाला टैक्स ऑपरेटिंग में ही लेस हो रहा है, तो तुम वहां बैलेंसिंग फिगर से जो भी लेता वो 10,000 का इफेक्ट क्यूमुलेट हो ही जाता। बट गलत कराया तुमने, उसमें प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड मतलब वो एज पर P&L है। पेड लिखा हुआ होता तो मैं बैंक में लेता, पेड लिखा हुआ होता तो क्या लेता, मैं बैंक में लेता। चलो खैर, ये हो गया, ये हो गया। अब बनाता हूं मैं कौन सी वाली, इन्वेस्टिंग वाली। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले हम लोग लेंगे एसेट का सेल परचेज, तो अकाउंट बनाया उसकी मदद लेंगे थोड़ी। मशीन के अकाउंट में ये बैंक आ रहा था तो ये परचेज हुई है, तो यहाँ ले लो परचेज ऑफ मशीन 1,25,000 और सेल इधर आती है लेकिन है नहीं, और इन्वेस्टमेंट भी सेल हुई थी तो यहाँ ले लो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी 60,000। और बैलेंस शीट में देखो और क्या एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें तो ना सेल है ना परचेज है, टिक करो, मशीन टिक करो, इन्वेस्टमेंट टिक करो, जो लेते जा रहे हो बराबर टिक जरूर करना, ठीक है। ये हो गया, अब कुछ भी नहीं है। और क्या आता है इसमें, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो ये बन गया मेरे हिसाब से। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको दे दो B, 60 माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, 0 हो गया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सारा माल मटेरियल आपको लायबिलिटी में दिखेगा। देखो लायबिलिटी में कैपिटल आपकी 10 से 12.5 हो रही है, तो ले लो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी, 2.5 लाख, बिल्कुल। वैसे तो 2.5 लाख है, लेकिन 1 लाख की तो मशीन आई है, तो मशीन के बदले में कैश तो आया ही, तो कैश कितना आया है, सिर्फ 1.5 का, ठीक है, 1.5 लाख।
ये बात भी जब अपन पढ़ रहे थे तो पढ़ी थी फॉर्मेट में और लिखी भी है तुमने ये कि अगर हम वेंडर से गुड लेकर आते हैं तो वो नॉन कैश है, उसको हम कैश फ्लो में नहीं लेंगे। ठीक है, चलो 2.5 लाख हो गया। कैपिटल रिजर्व वैसे तो बढ़ रहा है लेकिन ये इससे आया इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने पूरी 60,000 की ले ही ली, तो अब ये 10,000 अलग से लेने की जरूरत नहीं। फिर सुन लो, 60,000 में मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है तो वो 60,000 मैंने यहाँ ले ही लिया सेल में, अब उसका गेन 10,000 हुआ है, वही कैपिटल रिजर्व में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उससे कोई अलग से कैश रिसीव नहीं हो रहा है। आगे P&L मैंने ले लिया, टिक करते जाओ। शेयर कैपिटल हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, P&L हो गया। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कितना हो रहा है? 5 से 4 मतलब रीपे हो गया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन कितना? 1 लाख। और कुछ नीचे एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा कितना? 50,000। कितना जाएगा? ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। टोटल भी 50 ही आ जाएगा। टोटल ऑफ ऑल A प्लस B प्लस C कितना आएगा? क्योंकि 65 कट गया, अब 50 में ओपनिंग कैश ऐड करेंगे हम। ऐड ओपनिंग कैश कितना है? तो अपने आप आ जाएगा क्या? क्लोजिंग 55 ही है, ये टैली हो गई। क्लोजिंग कैश 55। फोटो ले लो भाई जल्दी से, पॉज करो पहले।